सो स्टूडेंट, बात करते हैं अब यकृत की। तो देखिए भाई, यकृत जो होता है आपका वो कुछ इस तरीके की संरचना आपकी दिखाई देती है। माने इस तरीके से तो आपका जनरली जो यकृत होता है, ठीक है ना, यकृत को अगर अपन देखें तो आपका जो यकृत होगा वो मुख्यतः क्या होगा, आपका आमाशय की कौन सी तरफ, बाईं तरफ की दाईं तरफ। देखिए भाई, आमाशय की क्या होता है आपका दाईं तरफ ये देखने को मिलता है, यानी कि आपका आमाशय के स्टमक के राइट साइड ये देखने को मिलेगा आपका क्या, लीवर, लीवर या यकृत। और किसके नीचे पाया जाता है आपका डायफ्राम, किसके नीचे, डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे और आमाशय के दाईं तरफ क्या होता है आपका क्या पाया जाता है आपका, लीवर पाया जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। ठीक है जी। तो अपन अब किस पे फोकस करेंगे, अपन लीवर पे ही फोकस करेंगे, यानी कि यकृत पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका लीवर। चलो जी, बात करते हैं अपन सबसे पहले कि जो यकृत होता है वो क्या है। आपका जो यकृत है ये मुख्यतः क्या है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। शरीर की जो सबसे बड़ी बड़ी पाचक ग्रंथि है वो कौन सी होती है आपकी, यकृत या लीवर। याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो तो कौन सी होती है आपकी, थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी, आपकी लीवर यानी यकृत। और सबसे बड़ा अंग जो होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। क्या होता है, त्वचा। ये याद रखना आपको, ठीक है ना। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या होती है आपकी, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होती है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है आपकी, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद आपके यकृत की उत्पत्ति किससे होती है, तो याद रखना भ्रूणीय एंडोडर्म से क्या होती है, यकृत की उत्पत्ति होती है। यानी कि आपके जो अंतःस्तर होता है, भ्रूणीय अंतःस्तर होता है, उससे क्या होता है, यकृत का निर्माण होता है। अब बोले सर ये एंडोडर्म क्या है, तो देखिए भाई, जब भी भ्रूण का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण। तो भ्रूण के निर्माण के समय क्या होता है आपका, भ्रूण से पहले क्या बनता है आपका, बनता है ब्लास्टुला। क्या बनता है, ब्लास्टुला। तो जब ये ब्लास्टुला बनता है तो इसमें क्या होती है, कई सारी ब्लास्टोसिस्ट भी प्रेजेंट होती है। जनरली 32 कोशिकीय आपका जब क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला बन जाएगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका चारों तरफ तो क्या होती है, कुछ मात्रा में से सेल जो होती है वो आपकी आपको घिरी हुई दिखाई देगी। इसमें क्या होगी, ऐसी सेल जो होगी वो आपको घिरी हुई दिखाई देगी। इसके बाद यहां क्या होता है, यहां कुछ मात्रा में क्या होता है, अंदर की तरफ कुछ मात्रा में आपका कोशिकाएं जो होती है उसका एक समूह बना होता है। और इस समूह को अपन क्या बोलते हैं, इस समूह को इंग्लिश में बोले तो ICM बोलेंगे, इनर सेल मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास या अंतर कोशिका समूह। क्या बोलते हैं, अंतर कोशिका समूह इसको बोला जाता है, इनर सेल मास इसे बोला जाता है। और यही इनर सेल मास आगे चलकर क्या करता है, भ्रूणीय जनन स्तर का निर्माण करता है। तो जनन स्तर यानी कि जिससे भ्रूण के सभी अंग का निर्माण होता है। अपने शरीर के अंदर जितने भी अंग बने हैं, चाहे वो त्वचा हो, चाहे आपका ब्रेन हो यानी कि आपका मस्तिष्क हो, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपका यकृत हो, चाहे आपका अग्नाशय हो, चाहे आपका आमाशय हो, कोई भी अंग, जो भी अंग आपके शरीर में उपस्थित है, उन अंगों का निर्माण जो है वो क्या होता है, सामान्य रूप से 3 जनन स्तरों द्वारा पूर्ण होता है। जो भ्रूणीय निर्माण के दौरान ये काम होता है, यानी कि जब अंतर कोशिका समूह जो होता है वो आगे विकसित होकर क्या करता है, इन जनन स्तरों का निर्माण करता है। ये 3 जनन स्तर कौन कौन से होते हैं, याद रख लेना, ये 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। क्या होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों जनन स्तर से क्या होता है, आपके पूरे संपूर्ण जो आपका जीव है उसका निर्माण होता है। उनके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो भाई देखो,
भ्रूणीय जो एंडोडर्म होगा वो किसका निर्माण करेगा, यकृत का निर्माण करता है। इसका भार जो होता है, वेट जो होता है वो मुख्यतः कितना होता है, 1.2 से 1.5 केजी होता है। एवरेज अपन ने माना है, क्योंकि ये क्या होता है, एवरेज अपन बोले तो 1.2 से 1.5 केजी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, सभी में अलग अलग ये देखने को मिलता है। अगर कोई बंदा कमजोर है तो उसमें क्या होगा, वजन कम देखने को मिल सकता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, यकृत का जो वजन होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है जी। इसके बाद इसकी चौड़ाई जो होती है वो 15 से 22 सेंटीमीटर के करीब होती है। ठीक है, तो ये तो बातें थी नॉर्मल जो इसके बारे में अपन ने बात की है। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में, यकृत की संरचना के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले यकृत जो होता है वो आपका किसमें बटा होता है, दो पालियों में बटा होता है। वैसे देखने पर अपन को क्या दिखती है, दो पालियां, लेकिन होती कितनी है, टोटल 4 पालियां इसमें देखने को मिलती है। दो आपकी पीछे की तरफ भी आपको देखने को मिलेगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट और कोडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट और कोडेट। जो पीछे की तरफ आपको देखने को मिलती है उन्हें अपन क्वाड्रेट और कोडेट पालियां बोलेंगे। लेकिन जो आगे की पाली होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, एक तो होती है दाई पाली और एक होती है आपकी बाई पाली। तो ये आपकी क्या होती है, पालियां होती है। यानी यकृत जो होती है, वो यकृत जो होता है आपका अंग है यकृत, वो आपका 4 पालियों में विभक्त रहता है। एक तो होती है आपकी दाई पाली, दूसरी होती है बाई पाली, और जो आपकी पीछे की तरफ होती है वो कौन सी होती है, क्वाड्रेट और कोडेट। देखिए भाई, दाई पाली जो होती है वो बाई पाली से थोड़ी क्या होती है, आपकी बड़ी होती है। यानी कि जो आपकी बाई पाली होगी वो दाई पाली से छोटी होती है। तो दाई पाली जो होती है वो आपकी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। कोई भी अंग हो, ठीक है ना, कोई भी अंग हो वो किसी ना किसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यही बात यहां होगी कि जो आपका यकृत होता है, क्या होता है, जो यकृत होता है वो किससे मिलकर बनता है, वो आपका यकृत पालिकाओं से मिलकर बनता है। किससे मिलता है, यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे, हिपेटिक लोब्यूल्स। देखिए भाई, हिपेटिक लोब्यूल्स या यकृत पालिकाएं जो होती है, इसको अपन यकृत की क्या बोल सकते हैं, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। इसे अपन इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसकी संरचना और जो ये फंक्शन करता है, लीवर जो भी काम कर रहा है, ठीक है, जो अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, तो लीवर जो भी कार्य करता है, यकृत जो भी कार्य करता है, या उसकी जो संरचना है जिस प्रकार की, उसका वो कार्य कौन कर रहा है, उसकी संरचना को कौन बना रहा है, आपकी यकृत पालिकाएं, और उसका जो कार्य कर रहा है, एक जनरली एक पर्टिकुलर जो कार्य होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, यकृत पालिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए यकृत पालिका को अपन क्या बोलते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो देखिए भाई, जैसे कि आपका वृक्क होता है, किडनी जो होती है, किडनी के अगर आप लोग जाने तो किडनी जो होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो किडनी की आपकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होगी, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है आपकी वृक्काणु, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। तो जिस प्रकार वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वृक्काणु या नेफ्रॉन्स होते हैं, वैसे ही यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यकृत पालिकाएं होती है। ये मुख्यतः क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, जो यकृत के अंदर उपस्थित होती है। 10 लाख के करीब आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब देखिए भाई, यकृत पालिकाएं जो होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक कवर लगा रहता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल। और इस यकृत पालिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, इस यकृत पालिकाओं के अंदर आपकी कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आपकी कुफर कोशिकाएं। और ये कुफर कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए काम में आती है, और साथ में क्या करती है, जो मृत आरबीसी है, जो मृत आरबीसी होती है, उसको भी नष्ट करने के लिए काम में आती है। मुख्य रूप से अगर इसको बोला जाए तो ये क्या होती है, ये आपकी फेगोसाइट होती है। क्या होती है, आपकी फेगोसाइट। यानी एक तरीके से जीवाणुओं को खाने वाली या जो मृत आरबीसी है उसको नष्ट करने वाली कोशिकाएं इनको कहा जाता है। ये मुख्यतः ये काम करती है कौन सी, कुफर कोशिकाएं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, कुफर कोशिकाएं जो होती हैं वो यकृत में उपस्थित होती है। क्या होती है, यकृत में उपस्थित होती है। तो ये बातें थी आपकी यकृत पालिका के बारे में। अब बात करते हैं अपन, देखिए भाई, ये आपका क्या है, यकृत है, ठीक है ना।
अब इसको अपन ने किस में बांट रखा है, दो पाली में। यहां पे आप लोग जानते हो, यहां पे एक स्ट्रक्चर और दिखती है आपको इस तरीके से, हरी कलर की, ग्रीन कलर की आपको एक स्ट्रक्चर दिखती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय या गाल ब्लेडर। क्या बोला जाता है, गाल ब्लेडर या पित्ताशय बोला जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है आपका, यहां से ये डक्ट आपकी आकर यहां मिल गई और इस तरीके से ये डक्ट बाहर निकलती है। इस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, यकृत वाहिनी। क्या बोलते हैं, यकृत वाहिनी, जो यकृत से निकलती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टिक। क्या बोलते हैं, सिस्टिक वाहिनी। तो सिस्टिक वाहिनी और यकृत वाहिनी दोनों आपस में मिलकर क्या बनती है आपकी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सामान्य पित्त वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्य पित्त वाहिनी, या जिसे क्या बोला जाएगा आपका, कॉमन बाइल डक्ट। तो सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण कौन करता है, सिस्टिक वाहिनी और यकृत वाहिनी जो होती है वो दोनों आपस में मिलकर क्या करती है, सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है जी। तो ये क्या करेगी, ये जो यकृत वाहिनी है वो क्या करती है, जो यकृत क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्त, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बाइल। यानी कि आपका यकृत क्या करेगा, अब ये आपका जो यकृत है वो पित्त रस का निर्माण करेगा। और ये पित्त रस क्या होगा, यकृत वाहिनी के द्वारा होता हुआ का पहले कहा जाएगा, आपका गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में जाकर क्या होगा, संग्रहित होगा। क्या होगा, संग्रहित होगा। तो पहले क्या होता है आपका, ये गाल ब्लेडर यानी कि जो आपका पित्ताशय है उसमें आकर संग्रहित होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये आपका सिस्टिक वाहिनी के द्वारा, आपकी यकृत वाहिनी दोनों आपस में मिल जाती है। और फिर इसके द्वारा कहां चला जाता है, आपका जो सामान्य पित्त वाहिनी होती है वो फिर किससे जुड़ जाती है, अग्नाशय वाहिनी से। किससे जुड़ जाती है, आपका अग्नाशय वाहिनी से। इस वाहिनी को, सामान्य पित्त वाहिनी को अपन क्या बोलते हैं, आपका जनरली जो सामान्य पित्त वाहिनी जो होती है अपने पास, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं डक्टस, डक्टस कोलोडोकस। क्या बोलते हैं, डक्टस कोलोडोकस। यानी सामान्य पित्त वाहिनी या डक्टस कोलोडोकस जो होती है वो फिर आकर किसमें खुलती है, अग्नाशय वाहिनी में खुलती है। और ये अग्नाशय वाहिनी क्या होती है, ग्रहणी वाले भाग में, छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग में आपकी जाकर खुलती है। और इन दोनों के, यानी कि जहां पे आपका ग्रहणी वाला भाग क्या होगा, उपस्थित होगा, और आपका अग्नाशय वाला भाग, वहां पे क्या होता है, एक द्वार उपस्थित होता है। और इस द्वार को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ओडाई की अवरोधनी। क्या बोलते हैं, ओडाई की अवरोधनी। यानी ग्रहणी और अग्नाशय जहां पे, यानी कि जो आपकी अग्नाशय पित्त वाहिनी जो आपकी क्या होती है, जो यकृत अग्नाशय जो वाहिनी होगी, ठीक है ना, आपकी क्या होगी, यकृत अग्नाशय जो वाहिनी होगी, यानी कि जो आपकी क्या है, सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी दोनों आपस में मिलकर जो आ रही है, वो जब ग्रहणी में प्रवेश करती है तो जिस जगह वो ग्रहणी में प्रवेश करेगी उन दोनों के बीच के स्थान पर क्या होता है, ओडाई की अवरोधनी पाई जाती है, जो इसके जो गमन को, इसके प्रवेश को क्या करती है, नियंत्रित करते हैं। यानी कि इसके बैक फ्लो को, यानी कि इसके प्रति जो आपका प्रवाह है, यानी कि जो आपका जनरली जो विपरीत प्रवाह है, पित्त का जो विपरीत प्रवाह है उससे क्या करेगी, रोकने का काम करेगी। और साथ में क्या करती है, साथ में आपके ये ग्रहणी के माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य करती है। ठीक है जी। तो ये बात हो गई क्या आपके इसकी संरचना की, यकृत की। अब बात करते हैं अपन क्या कि यकृत के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कार्य है वो क्या होता है, ये क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है या पित्त का निर्माण करता है। पित्त क्या होता है, पित्त एक हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है कि आपके वसा का पाइशीकरण करना, वसा का पाइशीकरण। अब वसा का पाइशीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो वसा के जो अणु होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ेगा। तो उस छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए इसका क्या करते हैं, पाइशीकरण करते हैं। पाइशीकरण क्या होती है कि वसा के छोटे अणुओं को किस में बदल दिया जाता है, आपके मिसेल में बदल दिया जाता है। और इसे अपन क्या बोलते हैं, वसा का पाइशीकरण बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि जो पित्त लवण है, ठीक है ना, कि आपके जो पित्त रस है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो पित्त रस में आपके पित्त लवण है, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन आपको देखने को मिलता है। यानी कि पित्त रस के अंदर पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन देखने को मिलते हैं। पित्त लवण में क्या क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट। पित्त लवण में क्या क्या पाए जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट पाए जाते हैं।
पित्त वर्णक के रूप में क्या होता है, पित्त वर्णक के रूप में आपके दो वर्णक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। याद रखना, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण बनते हैं। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो इससे क्या बनता है आपका, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पित्त वर्णक के रूप में आपके वहां पे बनते हैं। लीवर के अंदर, यकृत के अंदर पित्त वर्णक के रूप में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है। किसके कारण बनता है, हीमोग्लोबिन के अपघटन के कारण या विघटन के कारण ऐसा होता है। ठीक है जी। अब देखिए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या कार्य है, तो वही देखो याद रखना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का जो मुख्य कार्य होता है वो है कि आपके जो यूरिन है, यानी आपका जो मतलब जनरली मूत्र जो होता है, यानी कि जो आपका जनरली जो यूरिन है या मूत्र है उसको पीला रंग प्रदान करना, और उसके साथ साथ आपका जो मल होता है उसे भी पीला रंग प्रदान करने का काम कौन करते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन करते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन कि जो आपका जो पित्त रस होता है जनरली, सॉरी, जो आपका लीवर जो होता है यानी जो आपका यकृत है, ठीक है, आपके यकृत का और कार्य क्या होता है, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस। इन तीनों वर्ड को अभी थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको एक बार अभी छोड़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा यकृत क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण करने में सहायक होता है, यानी कि विटामिन ए का क्या करेगा, निर्माण करेगा और उसे संग्रहित करने का कार्य करता है। इसके अलावा आपका जो यकृत है वो क्या करता है, विटामिन डी जो होता है उसको और विटामिन बी12 को संग्रहित करने का कार्य करता है। यानी कि विटामिन ए को तो ये क्या करेगा, बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, संग्रहित करेगा, लेकिन विटामिन डी और विटामिन बी12 को ये क्या करता है, सिर्फ संग्रहित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यूरिया का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब सर यूरिया कैसे बनेगा, तो बेटा देखो सबसे पहले याद रखना, यूरिया चक्र चलता है यकृत में, क्या चलता है, यूरिया चक्र, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो रक्त जिसके अंदर क्या उपस्थित है, अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, ये अमीनो अम्ल जब अमोनिया में बदल जाते हैं, ठीक है ना, लीवर में किसमें बदल जाएंगे, अमोनिया में। अब देखिए भाई, अमोनिया जो होता है वो आपके शरीर के लिए क्या है, काफी ज्यादा जहरीला है, क्योंकि उसे बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है, और उतना जल आपके शरीर में उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, वो काफी ज्यादा जहरीला होता है। तो उसको आपके जो अमोनिया है फिर उसको क्या करते हैं, यूरिया चक्र के द्वारा बदल दिया जाता है, किसमें, यूरिया में, और यूरिया में बदलने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, वापस किडनी में भेज दिया जाता है। ठीक है जी। तो यूरिया चक्र के द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करती है, हिपेरिन का निर्माण करती है। हिपेरिन याद रखना, हिपेरिन क्या होता है, आपका प्रतिस्कंदक होता है। क्या होता है, प्रतिस्कंदक, यानी कि रक्त को क्या नहीं देगा, ये जमने नहीं देगा। तो इस प्रकार के जो आपका पदार्थ है, यानी जो हिपेरिन है, उसका निर्माण कौन करता है, आपका यकृत करता है, जो एक क्या होता है, प्रतिस्कंदक होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जैसी प्रोटीन्स का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है उसका कार्य कहाँ होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए होता है। तो ऐसी प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के निर्माण में कौन सहायक होता है, आपका यकृत सहायक होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, भ्रूणावस्था के दौरान, जब भ्रूण अवस्था में जब कोई बच्चा क्या होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, मां के गर्भ में होता है, तो उस वक्त ये क्या करता है, रुधिरोत्पादक अंग के रूप में जनरली क्या करेगा, ये आरबीसी का निर्माण करेगा। क्या करेगा, उसमें आरबीसी का निर्माण करेगा। क्या करेगा, आरबीसी का निर्माण। यानी यकृत में क्या होता है, यकृत में भ्रूण, जब बच्चा क्या होता है, भ्रूण के रूप में मां के गर्भ में उपस्थित होता है, तो उस वक्त आरबीसी का निर्माण जो होगा वो उसके यकृत में भी चलेगा। लेकिन याद रखना, आरबीसी का जो निर्माण होता है, यानी कि जितनी भी जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती है, उनका निर्माण अगर बच्चा भ्रूण अवस्था में है तो भ्रूण अवस्था में उसके सभी अंगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपका जो लीवर है उसको भी क्या करता है, आपका यानी यकृत जो होता है वो भी भ्रूणावस्था में रुधिरोत्पादक अंग की तरह कार्य करता है। लेकिन वयस्कावस्था में, लेकिन क्या होता है बेटा, वयस्कावस्था में, वयस्क जब आप लोग वयस्क हो जाओगे तो उस समय यही लीवर यानी यही यकृत क्या करता है, जो आपकी मृत आरबीसी है, जो क्या होती है, मृत आरबीसी, उसको ये नष्ट करने का कार्य करता है। और कौन करता है, अभी अपन ने देखा था, कौन करता है, कुफर कोशिकाएं। क्या करती हैं, कुफर कोशिकाएं। तो यही कुफर कोशिकाएं क्या करती है, मृत आरबीसी। तो देखो भाई, भ्रूणावस्था में तो क्या करती है, आरबीसी का निर्माण कर रही थी, लेकिन जैसे ही वयस्कावस्था में आई तो क्या हो गया, आपका ये क्या करने लगी, इसके जस्ट उलट, यानी कि जो मृत आरबीसी है उसको नष्ट करने लग गए। तो भ्रूणावस्था में तो क्या होता है, रुधिरोत्पादक अंग की तरह कार्य करता है, लेकिन आरबीसी जिसमें क्या करेगा, वो आरबीसी का निर्माण करेगा। लेकिन वयस्कावस्था में क्या करेगा, ये आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन सी आरबीसी, मृत आरबीसी। अब मैंने बोला था कि ये चीज अपन यहां समझेंगे, तो भाई देखो, इसको अपन यहां समझते हैं, किसको, आपके
ग्लाइकोजिनेसिस को। किसको? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस। देखिए मतलब क्या होता है ग्लाइकोजिनेसिस का? अगर अपन वर्ड को देखें, ग्लाइकोजिनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण। क्या होगा? ग्लाइकोजन का निर्माण। अगर आपके रक्त में क्या हो गया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, अगर आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो उसे क्या कर दिया जाता है? उसे आपके ग्लूकागोन के द्वारा, ठीक है ना, जनरली जैसे मान लो आपकी ग्लूकोज की जो मात्रा बढ़ गई, ठीक है ना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो उसको क्या करेंगे अपन? उसे इंसुलिन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इंसुलिन के द्वारा आपका उसे वापस किसमें बदल दिया जाता है? ग्लाइकोजन में बदलकर उसे संचयित कर लिया जाता है। यानी कि अगर आपका अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो चुका है, अगर रक्त में अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो चुका है, तो उसे पुनः ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोजन में बदलकर उसे संचित करने की जो प्रक्रिया, उसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, जो कहां संपन्न होती है? यकृत के द्वारा संपन्न की जाती है। यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सिर्फ ओनली फॉर किससे समझेंगे? ओनली फॉर आपके वर्ड, जो आपका शब्द लिखा हुआ है उसी से समझेंगे। जो मैंने यहां लिखा है उसी से पूरा समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, देखो भाई, लाइसिस का मतलब टूटना। क्या होता है? देखो, जिनेसिस का मतलब तो क्या होता है? जुड़ना, और लाइसिस का मतलब टूटना। क्या टूट रहा है? ग्लाइकोजन। क्या टूट रहा है? ग्लाइकोजन। देखिए, अगर आपके शरीर में क्या होने लग जाए, आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की कमी होने लग जाए, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन ग्लाइकोजन को क्या करते हैं? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेंगे, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और किसमें बदल देंगे? ग्लूकोज में। इसका मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज का जनरली ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। एक होता है तीसरा ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या होता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। देखिए भाई, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया बनाना। अब ऐसा नहीं ग्लूकोज नया बना रहे, यानी इसका सीधा सा मतलब समझो कि भाई जो पुराना है ना, कोई भी पुराना प्रोडक्ट है उससे क्या नहीं बना रहे अपन? ग्लूकोज नहीं बना रहे। इसका मतलब कि ग्लूकोज आपका बोर हो चुका है, ठीक है ना, ग्लूकोज आपका क्या हो चुका है? बोर हो चुका है। भाई मेरे को क्या करना है? मेरे को कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनाना। ठीक है जी। जैसे आप लोग क्या हो, आप लोग फास्ट पे हो, व्रत रख रखा है आपने, ठीक है ना, तो व्रत के दौरान क्या होता है? आप लोग क्या करते हो? कार्बोहाइड्रेट जनरली नहीं लेते, बहुत ही कम लेते हैं अपन, ठीक है ना। या कोई बंदा है जिसको खाना नहीं मिल रहा, 2 दिन हो गए उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो एक बार बताओ, उसे क्या नहीं मिलेगा? उसे मुख्यतः ग्लूकोज तो नहीं मिल रहा, ठीक है ना, ग्लूकोज तो उसके शरीर में बन नहीं रहा, या उसके शरीर में क्या है? ग्लूकोज की कमी आ रही है। तो इस ग्लूकोज की कमी को कौन पूरा करेगा? तो उस ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो क्रियाकारक है उनका उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि आपका प्रोटीन या वसा, प्रोटीन या वसा का उपयोग करके अपन क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी कि जब प्रोटीन या वसा से क्या किया जाता है? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन या वसा से क्या किया जाता है? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ये क्या होता है? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस,
ये तीनों ही प्रक्रियाएं कहाँ चलती हैं? आपकी यकृत में चलती है, यकृत के द्वारा पूर्ण की जाती है। तो ये मुख्य कार्य होते हैं यकृत के। तो अपन ने क्या देखा? सो स्टूडेंट्स, अपन ने क्या देखा आज? आज अपन ने बात की पाचक ग्रंथियों के बारे में। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां होती है? 3 प्रकार की आपकी क्या होती है? पाचक ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है लार्य ग्रंथियां, ठीक है, दूसरी क्या होती है? अग्नाशय, तीसरी क्या होती है? यकृत। उसमें अपन ने लार्य ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। क्या कहती है लार्य ग्रंथियां? लार का स्रावन करती है। इसके अलावा बोलस निर्माण में सहायक होते हैं और साथ में क्या करते हैं? कई सारे जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा कि भाई लार्य ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पेरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल, अधोहनु, अधोजम और कर्णपूर्व ग्रंथियां, ठीक है ना। इनका मुख्य कार्य भी अपन ने देख लिया। फिर अपन ने बात की अग्नाशय की संरचना के बारे में पढ़ा। अग्नाशय के जो मुख्य कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके भागों के बारे में पढ़ा, उनके क्या कार्य है उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद अपन ने यकृत के बारे में देखा। तो यकृत की क्या संरचना होती है, किस प्रकार यकृत कार्य करता है। तो आज अपन ने ये तीनों जो पाचक ग्रंथियां हैं उसके बारे में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़िए और जहां तक हो सके कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल को जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बच्चों, गुड नाइट, थैंक्स।